हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो? नमस्ते। मेरे एक और नए वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कक्षा 10th और हिंदी विषय पर आधारित इस वीडियो में आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें विद्यार्थियों। कुछ महत्वपूर्ण बातें एक अध्याय के बारे में करेंगे और उसके बाद में विद्यार्थियों मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो वो एंड तक जरूर देखें। आप चैनल पर सब्सक्राइब पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अंगूठे का निशान दबा करके। तो विद्यार्थियों, यहाँ मनु भंडारी का रचित एक अध्याय है, लेसन है अपने कक्षा 10th में। एक कहानी ये भी काफी अच्छा अध्याय है, मनु भंडारी द्वारा लिखित है। मनु भंडारी हिंदी की प्रमुख एक हस्ताक्षर लेखिका है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी लेखिका है ये। मनु भंडारी का जन्म विद्यार्थियों बात करें तो 1931 में भानपुर मंदसौर भानपुर एमपी में इनका मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। निधन नवंबर 2021 में 15 नवंबर 2021 को हुआ। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। ये विद्यार्थी ध्यान रखें क्योंकि कई बार ये आते हैं आपके 12 विषय आएंगे बोर्ड में, तो उसमें पूछा जा सकता है कि भी ये एक कहानी ये भी ये क्या है। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया एक अध्याय है, पाठ है। उसके बाद देखो हम बात करें इनकी आगे कुछ रचनाओं की, जो आपको यदि कोई परिचय आए तो इनका तो कैसे लिखोगे आप, ये भी ध्यान रखना है। तो एक प्लेट सैलाब मैं हार गई, यही सच है त्रिशंकु। ये यहाँ तक जो चार है ना, वो तो है कहानी संग्रह। ये ध्यान रखें सभी आप विद्यार्थी, कहानी संग्रह। और जो कोई भी तैयारी भी कर रहे हैं ना कंपटीशन की, तो उनके लिए भी ये रचना बड़े काम की है। आगे देखो विद्यार्थियों, आपका बंटी और महाभोज, ये दोनों इनके उपन्यास है। तो इन दोनों का ध्यान रखें, महाभोज और आपका बंटी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखें, देखें अच्छी तरह से। एक कहानी ये भी है इसमें मनु भंडारी का शुरू की जो आर्थिक परेशानी है जूझते हुए, फिर अजमेर के राजस्थान के अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में किस तरीके से, और बाद में कई राजनीतिक पार्टियां घर पे आना, और साथ ही साथ पिताजी का व्यवहार, और बाद में दोस्ती होना कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से, वो आप सबको पता होगा। ये इसमें है एक कहानी ये भी अध्याय में। तो वो ये सब आपको ध्यान रखना है। बाद में ये सफल भी हुई, एक अच्छा नेतृत्व क्षमता इनके अंदर विकसित हुई मनु भंडारी में। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और अब आपको विद्यार्थियों इसी वीडियो में आगे एक मॉडल पेपर देखना है, मेरे द्वारा हल किया हुआ पूरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास क्वेश्चन है अभी आने वाली आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए। तो कंटिन्यू जारी रखें आप। हाँ तो विद्यार्थियों, अभी आपने देखा एक कहानी ये भी मनु भंडारी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और उनकी खूबियां, उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व और कर्तृत्व। अब हम मॉडल पेपर पर चर्चा करते हैं। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी, 3.25 घंटे का टाइम समय आप ध्यान रखें। हमेशा मैं बताते रहता हूँ पूर्णांक 80 अंक, और निर्देश हमेशा जो यहाँ दिए हुए हैं उन पर भी गौर करें। रोल नंबर लिखना ना भूलें अपनी कॉपी में। प्रश्न पत्रों को दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आंतरिक खंड जो भी है उनके प्रश्न एक साथ लिखने, मतलब गद्यांश पद्यांश और अन्य जो प्रश्न है खंड किए हुए हैं रोमन संख्या में, तो उनको एक जगह लिखना है। और तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो आगे देखते हैं बहु चयनात्मक या बहु विकल्पात्मक जो प्रश्न है वो। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों यहाँ पर आपके, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो तुम्हारा आपका अपना ये तो नहीं है, जो है इसमें, क्योंकि जो करेगा सो भरेगा, तो संबंध हो गया ना, इसलिए इसमें बे राइट हो गया विद्यार्थियों। आगे देखो आपके अगला क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण क्रम धार्य समास का नहीं है? तो लाल मुख, सत्य चरित्र, चरण कमल, ये तो सभी विशेषता बता रहे हैं। चरित्र की सत्य बता रहा है, मुख की लाल बता रहा है, कमल की चरण बता रहा है, तो चरण की कमल बता, इस प्रकार इसमें तो नहीं है। अब पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ तत्पुरुष समास है और विग्रह करते हैं, तो इसमें अपने
जो कारक चिन्ह है वो जुड़ रहा है, तो ये पथभ्रष्ट राइट हो गया इसमें। बाकी में कर्मधारय है, इसमें नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये पूछा है, तो शिक्षक नहीं है, क्योंकि इसमें तो सभी शिक्षक आगे, जातिवाचक विद्यार्थी भी सभी आगे, मंत्री में सभी मंत्री आगे, तो सभी जातिवाचक। उदाहरण महेंद्र एक नाम है, तो इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई विद्यार्थियों। यह आप ध्यान रखें, बहुत ही अच्छी तरह से इसमें आपको समझना है। रूप परिवर्तन के आधार पर भेद, पद भेद कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों, पद भेद 2 होते हैं, ए राइट हो जाएगा। बाल गोविंद भक्त अपने खेत की पैदावार कहाँ ले जाते थे? तो राइट आंसर इसमें बाजार, गोदाम, मंडी नहीं है, कबीरपंथी मठ पर ले जाते थे सभी को, पहले वहां अर्पित समर्पित करते थे और फिर उसका उपयोग खुद के लिए। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खां के उस्ताद का मतलब गुरु कौन थे? तो इसमें आपके अली बख्श थे गुरु, ये राइट आंसर हो गया विद्यार्थियों। संस्कृत व्यक्ति के कार्यों के पीछे कौन सी भावना रहती है विद्यार्थियों? तो इसका देखो राइट आंसर क्या होता है भाई, ये अभी पाठ जो हमने पढ़ा है, जिसकी चर्चा हुई है कुछ पहले वीडियो में, तो उससे ही है, जन कल्याण की भावना रहती है। संस्कृत व्यक्ति जो भी आविष्कार करता है, खोज करता है, उसकी ये भावना रहती है। ये एक निबंध है, संस्कृति निबंध है, बदंत आनंद कौशलायन का लिखा हुआ है, जो आपको याद होगा शायद। लेखिका बचपन में कैसी दिखती थी? तो मरियल सी, यानी मरी हुई जैसी, दुबली काली पतली ऐसी थी वो, तो दे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, केवल मुनि जड़ जाने मोही, या तुलसीदास जी का ये पंक्तियां हैं, पद से ली गई है। तो इसमें पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ है, तो जड़ शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसका अर्थ मूड या मूर्ख होता है। ये लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कहा था कि आप केवल मुझे मुनि समझ रहे हैं, जो कि केवल मुनि जड़ जाने मोही। हाँ, ये परशुराम जी ने कहा था लक्ष्मण जी को, तो मूड हो जाएगा इसका राइट आंसर। संगतकार द्वारा, संगतकार मतलब सहयोग करने वाला, जानबूझकर स्वर को ऊंचा नहीं उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? तो उसकी इंसानियत थी, क्योंकि मुख्य संगतकार जो था ना, काम उसका था कहीं उसका उसकी ये वो प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आ जाए, इसलिए वो संगतकार की इंसानियत थी कि वो फिर भी अपनी आवाज ऊंची नहीं उठा रहा था। आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता है, इसमें देखो थके पति की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और ये जयशंकर प्रसाद खुद के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर ये शेर राइट हो गया। फसल कविता में हमें किस संस्कृति के निकट ले जाती है? फसल कविता हमें, तो ये कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, देखो लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? तो लेखक के पिताजी उनको गो रस, गाय का दूध और भात खिलाते थे, दूध घी। जितेन ने खेदुम को किन का निवास बताया? भाई खेदुम को देवी देवताओं का निवास बताया, ये ए राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। लेखकों के सामने कौन सी व्यवस्था होती है? तो संपादकों के आग्रह की भी होती है, आर्थिक आवश्यकता भी होती है, प्रकाशन के तागाजे की भी होती है, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर दे हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, कुछ आपके यहाँ पर खाली जगह है, उन पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ देखो एक एक नंबर की आएंगी ये खाली जगह आपके 4-5। जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाए, वहां पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर उत्तरावस्था आएगी, विशेषण की 3 अवस्था होती है, तो उसमें यहाँ उत्तरावस्था आएगी। वह प्रत्यय जो धातु या क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, तो उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, कृदंत, है ना, ये ध्यान रखना है, कृदंत प्रत्यय कहते हैं उसे। अगला देखो आपको बताना है उपसर्ग, निश्चय शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर 37 हो जाएगा, निश, ये हलंत, निश उपसर्ग है और चे मूल शब्द है। रामानुज शब्द में संधि है नार, तो रामा प्लस अनुज, इसका मतलब आ बन गया आ, और ऐसे आ, तो यहाँ पर आपके दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ पर लिखना दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि है। अगला देखो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन भी है 40 शब्दों में लिखने खंडवे में। नेताजी का चश्मा कहानी में निहित यानी मौजूद देशभक्ति के संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इसका देशभक्ति का संदेश ये है कि देशभक्ति प्रकट करने के लिए फौजी होना या ताकतवर होना जरूरी नहीं है,
हर देशवासी अपनी सोच और हिम्मत या सामर्थ्य के आधार पर देश के लिए त्याग कर सकता है, तो उसको भी देशभक्ति कहते हैं। और हम सबका ये कर्तव्य भी है, हम अपने अपने क्षेत्र में जहाँ रहते हैं वहाँ हम जैसा भी काम कर सकते हैं, सामाजिक कार्य जो भी, वो देशभक्ति होती है। तो ये उत्तर है। लेखक किस बात से भयभीत थे, आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना उचित समझेंगे? लेखक थे असंस्कृति की भावना से भयभीत थे, क्योंकि इससे मानव संस्कृति का क्या होता है, अपमान होता है, या मानव संस्कृति अनर्थ की ओर जाती है। इस स्थिति में भय को दूर करने का सुझाव हमारा ये हो सकता है कि वैज्ञानिक कल्याणकारी भावना से कार्य करे, और जो भी उपलब्धियां होती है उसको ऐसे लागू करें जो स्वार्थ से ऊपर उठकर हो, निस्वार्थ भाव से, और जिसमें दूसरों का हित की, परोपकार की भावना हो, विद्यमान मौजूद हो। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में, बोलने में चतुरता में मुखरित हो उठी? तो इसमें आपको लिखना है कि भाई उद्धव जी तो वहां निर्गुण भक्ति लेकर के आए और उसका प्रचार प्रसार, लेकिन गोपियां बोलने में इतनी वाक चातुर्य इतना अच्छा था कि उसके सामने उद्धव जी नहीं टिक सके और हार गए। तो ये उत्तर लिखना है जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि गोपियों के पास निश्चल प्रेम था, एक निष्ठ कृष्ण भक्ति का प्रेम था, और कृष्ण प्रेम की शक्ति थी। निश्चल का मतलब बिना छल का, बिना दिखावे का प्रेम था, और इसी कारण है वो वाक चातुर्य में वो मुखरित हो उठी। ये इतना उत्तर लिखना है। कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने की बात क्यों कहता है क्यों? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, वो इसलिए कहता है क्योंकि गरजने में क्रांति का सुगंध आती है, यह क्रांति का प्रतीक है गर्जना शब्द, इसलिए। और क्रांति सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्रांति ही वो सब कुछ कर सकती है। इसीलिए कवि ने गर्जने शब्द को प्रयोग लेकर के शोषित वर्गों का जो शोषण हो रहा था वो क्रांति से ही मुक्त हो सकते थे, या मुक्ति दिलाई जा सकती थी। इसी वजह से गर्जने की बात कही। गर्जने का मतलब क्रांति करना। अगला क्वेश्चन है, देखो, जितेन ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारी दी? शाना शाना हाथ जोड़ी, ये पाठ के आधार पर है। और सिक्किम राज्य पूर्वोत्तर वहां से घूमने गई थी लेखिका, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है ऐसा उन्होंने बोला था, और जिस पर गुरु नानक के पैरों के चिन्ह फुटप्रिंट है। और उन्होंने कहा कि कहते हैं कि गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल यहाँ बिखर गए थे, और जिस जगह चावल छिटक कर बिखरे थे वहां पर आज चावल की खेती होती है। ये जानकारी उन्होंने बताई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है अपना हिरोशिमा। एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। आगे की है, ये पाठ है। लेखक की अनुभूति अपने शब्दों में लिखी है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि वो घूमते घूमते उन्होंने देखा एक पत्थर पर मानव आकार छाया देखी। उन्होंने महसूस किया कि ये परमाणु बम की किरणों से झुलसा हुआ मानव था। तो लेखक के हृदय में एक बेचैनी और भावनात्मक दबाव बना, है ना, और उसे वो संवेदना में अनुभव करना चाहते थे, प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से महसूस करके देखना चाहते थे कि मानो वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा जो रेडियोधर्मी किरणों के प्रभाव का शिकारी हुआ या शिकार हुआ होगा, और तब उसने अचानक ये हिरोशिमा कविता लिखी। वो भावना, वो उस व्यक्ति के चित्र को देख करके। तो ये लिखना है कि क्यों लिखी। अंतिम देखो प्रश्न है इसका, फूंक से पहाड़ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कोई कल्पना करना, है ना, या काल्पनिक बातें करना। अब आप लिख सकते हो कि जैसे कोई वीर व्यक्ति है तो आप वाक्य प्रयोग कर दो कि ए वीर, अरे वीर, थोड़ी अपनी शक्ति का या अपनी ताकत का प्रदर्शन करो, तुम तो यूं ही फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। तो ये वाक्य प्रयोग ऐसे करना होता है। और एक एक मुहावरा जो खास है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो अंत तक आपने देखा होगा, आप अंत तक वीडियो को देखोगे तो ये सभी चीजें आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं एक नए और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों।